स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मस्तूरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस चैप्टर 13। जो हमारा चैप्टर 13 है वो क्या कहता है, गति एवं समय के बारे में हमको बताता है कि गति क्या होती है और समय क्या होता है। कक्षा 6 में हम विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश, वर्तुल, वृत्ताकार और आवर्ती हो सकती है। ये 3 प्रकार की गतियां हमें याद है। कौन कौन सी? एक तो वृत्ताकार यानी वर्तुल, आवर्ती और एक सरल रेखा गति। हमको ये सारी गतियां पता है। जो हमारी सारणी में 13.1 है, गतियों के कुछ सामान्य उदाहरण दिए गए। प्रत्येक उदाहरण में गति के प्रकार का पहचान किया जाना चाहिए हमको। जैसे कि हमको यहाँ पर दे रखा है विभिन्न प्रकार की गतियों के कुछ उदाहरण। गति का उदाहरण, गति के प्रकार। मार्च पास्ट करते सैनिक, सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी, दौड़ते धावक के हाथों की गति, चलती साइकिल के पैडल की गति और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, झूले की गति और लोलक की गति। हमें सारी गति दी गई है और हमको इनके प्रकार बताने हैं। यह हमारे सामान्य अनुभव है कि कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है जबकि कुछ अन्य वस्तु की गति तीव्र होती है। जब हम देखते हैं कि किसी वस्तु की गति क्या होती है, बहुत ही मंद होती है और किसी की बहुत ही तीव्र होती है। हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं। यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समय पर तीव्र गति करता है। सरल रेखी पथ के अनुदिश गति करने वाले 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। इन वस्तुओं की गति को 2 वर्गों में, मंद और तीव्र में बांटिए। आपने यहाँ कैसे निश्चित किया है कि कौन सी वस्तु मंद गति करती है और कौन सी वस्तु तीव्र गति कर रही है? यदि किसी सड़क पर कहीं वाहन एक ही दिशा में गति करते हैं तो यह हम सरलता से बता सकते हैं कि उनमें कौन सा वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति कर रहा है। अब हम यहाँ पर एक क्रियाकलाप 13.1 देखते हैं। 13.1 तो देखिए, इसमें क्या बता रहा है, किसी क्षण पर सड़क पर एक ही दिशा में गति करते हुए वाहनों की स्थिति दर्शाई गई है। देखिए इसमें जो है उन्हीं वाहनों के कुछ समय पश्चात किसी स्थिति दर्शाई गई है। दोनों चित्रों के प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति कर रहा है? इनमें सबसे मंद गति कौन कर रहा है? कौन मंद अथवा कौन तीव्र गति कर रहा है? इसका निर्णय करने के लिए हमें वस्तुओं द्वारा दिए गए काल अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए आप अपने मित्र को विदा करने बस अड्डे पर जा रहे हैं। मान लीजिए कि आप बस के चलते ही अपनी साइकिल के, जैसे कि अब हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये सबसे पहले तो हम ये फोटो देख लेते हैं। क्या हमारे यहाँ पर सड़क पर एक ही दिशा में गति करते वाहन दिखाई दे रहे हैं हमको, और यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, वाहनों के कुछ समय पश्चात की स्थिति। वायु के हमको क्या होता है, समय के साथ में क्या होता है, उनकी स्थिति में परिवर्तन होता रहता है क्योंकि वो उनकी गति में भी परिवर्तन होता रहता है। अब जैसे कि पेडल मारने लगते 5 मिनट के पश्चात आपके द्वारा चली गई दूरी बस द्वारा चली गई दूरी से काफ़ी कम होगी। क्या आप बता पाएंगे कि बस साइकिल से तीव्र गति कर रही है? जैसे कि जो हमारी बस होती है वो क्या कर रही है, साइकिल से तीव्र गति कर रही है। हम प्रिया कह सकते हैं कि तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। 100 मीटर दौड़ में यह निर्णय करना सरल होता है कि इसकी चाल अधिकतम है। जो धावक 100 मीटर दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है उसकी चाल अधिकतम होती है। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति है, अगर वो दौड़ कर लगा रहा है तो उसकी अगर सबसे कम समय लग रहा है तो उसकी हमको चाल पता चल जाती है कि उसकी चाल कैसी है, अधिक होती है। अब हम देखेंगे कि चाल होती क्या है। आप कदाचित चाल शब्द से परिचित है। ऊपर दिए गए उदाहरण में अधिक चाल से यह संकेत मिलता है कि किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई। 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को कौन तीव्रतम गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक विधि यह है कि हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। इस प्रकार यदि हम 2 बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं तब हम यह बता सकते हैं कि उनमें से कौन अपेक्षाकृत मंद है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी हम उस समय की वस्तु की क्या कह सकते हैं, चाल कहते थे। जैसे कि एकांक समय में कोई इंसान कितनी दूरी तय कर रहा है वो क्या कहलाती है, हमारी चाल कहलाती है। जब हम यहाँ कह सकते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तथापि कोई कार बिरले 1 घंटे तक किसी नियत चाल समान गति से चलती है। वास्तव में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। अतः जब हम यहाँ कहते हैं कि किसी
कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्रिया हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते। हम इसकी चिंता नहीं करते कि इस 1 घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चलती रही अथवा नहीं। वास्तव में यह परिकलित की गई चाल कार की औसत चाल। इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए चाल शब्द का ही उपयोग करेंगे। अतः हम तय की गई कुल दूरी को लिए गए कुल समय से विभाजित करके चाल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि चाल क्या होता है, तय की गई दूरी और यहाँ पे समय। तो चाल का जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या होता है, दूरी बटे समय। तो हम उससे क्या करते सकते हैं, चाल को ज्ञात कर सकते हैं। आपने दैनिक जीवन में हम बिल्ले ही लंबी दूरियां तय करते हैं, अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाले वस्तुओं की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की गति नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। एक स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल होती है। अब हम देखते हैं यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप लें तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। कक्षा 6 में आपने द्वारा मापन सीखा है, परंतु हम समय के कैसे माप सकते हैं, हम इसका पता लगाएंगे कि अब हम समय को कैसे माप सकते हैं। समय की माप, यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप यह कैसे निश्चित करेंगे कि क्या समय हो गया है। क्या कभी आपको यह जानने के लिए उत्सुकता हुई है कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन का समय अनुमान लगा लेते थे। यह 1 माह के काल अंतराल को कैसे मापते हैं, हम 1 वर्ष के काल अंतराल को कैसे मापते हैं। अब हम देखते हैं समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही होता है कि हमारा काल अंतराल क्या है। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पूर्वजों ने यह देखा है कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती है। उदाहरण के लिए उन्होंने सूर्य के प्रतिदिन जो उदय होता है, जैसे कि हमारा सूर्य क्या होता है, प्रतिदिन उदय होता रहता है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा गया है। इसी प्रकार एक अमावस्या 9 चंद्र से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप माह के रूप में की गई है। 1 वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया है जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। जैसे कि हम देखते हैं जो हमारा 1 वर्ष होता है वो कब होता है, जब हमारी पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के पूरी परिक्रमा कर लेती है, जब हमारा 1 वर्ष कंप्लीट होता है। प्रिया हमें एक दिन में काफ़ी छोटे छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। संभवतः समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति है घड़ी। क्या आपको कभी यह जानने की उत्सुकता हुई है कि घड़ियां समय कैसे मापती है। घड़ियों की कार्यविधि काफ़ी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हमको यहाँ पर घड़ी दिखाई दे रही है, कैसी घड़ी है, दीवार घड़ी है, ये मेज घड़ी है हमारी, और ये हमारी कौन सी घड़ी है, अंकक डिजिटल कुछ सामान्य घड़ियाँ। जैसे कि हमारी क्या है, ये हमारी घड़ियाँ हैं यहाँ पर। तो तीनों हमने घड़ियाँ देख ली है। आवर्ती गति का एक जो हमारा यहाँ पर क्या होता है, चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है। धातु के गोले को लोलक गोला कहते हैं। चित्र में लोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया है। जब लोलक के गोले को धीरे धीरे एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं तो इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है। सरल लोलक की यह गति आवर्ती अथवा दोलन गति का एक उदाहरण है। जब लोलक का गोलक अपनी माध्य स्थिति ओ से आरंभ करके ए तक, फिर ए से बी और बी से वापस ओ पर आता है तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया है। लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है जब इसका गोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी पर तथा बी से क्या होता है, ए पर वापस आ जाता है। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे क्या कहा जाता है, लोलक का आवर्त काल कहते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, हमारा ये एक सरल लोलक दिखाई दे रहा है। हमारा लोलक है, यहाँ पर ये दोलन करते हुए सरल लोलक के गोलक विभिन्न स्थितियाँ दर्शा रहे हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक क्रियाकलाप करके, कौन सा क्रियाकलाप, 13.2।
लगभग 1 मीटर लंबा धागा अथवा डोरी लेकर चित्र में दर्शाए अनुसार एक सरल लोलक बनाइए। यदि पास में कोई पंखा चल रहा है तो उसे बंद कीजिए। लोलक के गोलक को अपनी माध्य स्थिति में विराम में आने दीजिए। गोलक के नीचे फर्श पर अथवा इससे पीछे दीवार पर उसकी माध्य स्थिति को एक चिन्ह द्वारा अंकित कीजिए। लोलक का आवर्तकाल मापने के लिए हमें विराम घड़ी की आवश्यकता होगी। यदि विराम घड़ी उपलब्ध नहीं है तो मेज घड़ी या कलाई घड़ी का भी उपयोग कर सकते हैं। लोलक को गति में लाने के लिए गोलक को पकड़िए और इसे धीमे से एक ओर ले जाइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि जब आप गोलक को विस्थापित कर रहे हो तो इससे बंधी डोरी तनी हुई हो। अब गोलक को विस्थापित स्थिति से मुक्त कीजिए। ध्यान रखिए कि गोलक को छोड़ते समय इसे धक्का नहीं लगना चाहिए। जिस समय गोलक अपनी माध्य स्थिति पर है उस समय घड़ी का समय नोट कीजिए। माध्य स्थिति की बजाय आप उस स्थिति से भी समय नोट करना आरंभ कर सकते हैं जब गोलक अपनी किसी एक चरम स्थिति पर है। लोलक द्वारा 20 दोलन पूरा करने में लगा समय मापिए। जब लोलक क्या करता है, दोलन में 20 चक्कर दोलन करता है तो उसका हमें समय मापना है। जो हमारे यहाँ पर सारणी में प्रेक्षण कीजिए। इसमें दिया गया प्रेक्षण केवल एक नमूना है। आपके प्रेक्षण इस विभिन्न हो सकते हैं। इस क्रियाकलाप को 3 बार 4 बार दोहराइए और अपनी प्रेक्षण सारणी में 20 दोलनों को पूरा करने में लगे समय को 20 से भाग देकर एक दोलन में लगा समय अर्थात लोलक का आवर्तकाल प्राप्त कीजिए। जैसे कि हमारे यहाँ पर 20 में कितना समय लगा है तो हम यहाँ पर एक का समय ज्ञात कर सकते हैं कि एक दोलन में कितना समय लगता है लोलक को। अब हम यहाँ पर हमको ये सारणी दी गई है। सरल लोलक का आवर्तकाल, डोरी की लंबाई 100 सेंटीमीटर, दोलनों के लिए लगा समय और आवर्तकाल हमको यहाँ पर बताया गया है। क्या आपके लोलक का आवर्तकाल हर बार लगभग समान आता है? ध्यान रखिए कि आरंभिक विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन आपके लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करता है। आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है। समय तथा चाल के मात्रक। अब हम देखेंगे समय और चाल के मात्रक क्या होते हैं। समय का मूल मात्रक सेकेंड है तथा इसका प्रतीक एस है। समय के बड़े मात्रक मिनट है तथा घंटा है। आप पहले ही जानते हैं कि मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। चाल का तथाकथित मूल मात्रक क्या है? चूंकि चाल दूरी समय है अतः चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। वास्तव में इसे हम क्या अन्य मात्रकों से जैसे कि मीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति हॉर्स में व्यक्त किया जा सकता है। आपको यह याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम 50 किलोमीटर लिखते हैं ना कि 50 किलोमीटर या फिर सेकेंड, अथवा 8 सेंटीमीटर लिखते हैं ना कि 8 सेंटीमीटर और सेकेंड। आवश्यकता के अनुसार हम समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आपकी आयु को दिनों अथवा घंटों के में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। इसी प्रकार घर से विद्यालय तक दूरी तय करने को हम क्या कहते हैं? वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है। जैसे कि अगर हम कहीं घर से विद्यालय जा रहे हैं तो हम उसको अगर वर्षों में व्यक्त करते हैं तो वो हमारी क्या है? बुद्धिमानी नहीं है। 1 सेकेंड का काल अंतराल कितना छोटा अथवा बड़ा होता है? जोर से 2001 पुकारने में लगा समय लगभग 1 सेकेंड होता है। 2001 से 2010 तक जोर जोर से गिनकर आप इसका सत्यापन कर सकते हैं। किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विराम स्थिति में नाड़ी का 1 मिनट में 72 बार अर्थात 10 सेकेंड में 12 बार स्पंदन। ठीक है, अब हमको यहाँ पर दिया गया है इस बॉक्स में इस खोज के विषय में एक रोचक कहानी है कि किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत होता है। आपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली का नाम सुना होगा। कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे। उन्होंने यह देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटका कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है। उन्हें यह पाकर आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उनकी नब्ज, स्पंद, धड़कन की संख्या हर बार समान होती है। गैलीलियो ने अपने परीक्षण को सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है। इस परीक्षण ने लोलक युक्त घड़ियों के विकास को एक नई दिशा प्रदान की। कमानी युक्त घड़ियां और कलाई की घड़ियां लोलक युक्त घड़ियों का परिष्कृत रूप थी।
अब हमको यहाँ पर क्या दिखा दे रहा है, जंतर मंतर नई दिल्ली में धूप घड़ी। ये हमारी यहाँ पर जंतर मंतर दिल्ली में क्या है, धूप घड़ी है। ये हमारी यहाँ पर रेत घड़ी है और ये हमारी कैसी है, जल घड़ी है। हमको यहाँ पर ये अलग अलग घड़ियों के प्रकार दिखाए गए हैं। ये कब प्राचीन काल में प्रयुक्त समय मापन की कुछ युक्तियाँ हैं। अब हम देखते हैं करती धड़कती है बच्चों में यहाँ दर कुछ अधिक हो जाती है। जैसे कि हम देखते हैं स्वस्थ व्यक्ति की धड़कनें अलग होती है, बच्चों की धड़कनों की स्पंदन अलग होता है। ऐसे ही हम सबको यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। जब लोलक वाली घड़ियाँ प्रचलित नहीं हुई थी तब संसार में विभिन्न भागों में समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जाता था। धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी इस प्रकार की युक्तियों के कुछ उदाहरण हैं। संसार के विभिन्न भागों में इन युक्तियों को भिन्न भिन्न डिजाइन से बनाया जाता था। चाल मापना। अब हम देखेंगे चाल को हम कैसे मापते, समय तथा दूरी कैसे मापें। यह सीखने के पश्चात आप किसी वस्तु की चाल परिकलित कर सकते हैं, हम उसकी चाल को बता सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखें, आइए फर्श के अनुदिश गतिमान किसी गेंद की चाल ज्ञात करते हैं। अब हमको यहाँ पर क्या दिया गया है, क्रियाकलाप दिया गया है। चाक के चूर्ण अथवा चूने से फर्श पर एक सरल रेखा खींचिए तथा अपने मित्र को कहिए कि वह इस सरल रेखा के 1 से 2 मीटर दूर खड़ा हो। अब मित्र से कहिए कि वह फर्श के अनुदिश इस सरल रेखा के लंबवत किसी गेंद को धीरे से लुढ़काए। जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार करती है तथा जिस क्षण वह विराम आती है, दोनों बार समय नोट कीजिए। गेंद विराम में आने पर कितना समय लेती है, जिस बिंदु पर गेंद रेखा को पार करती है तथा जिस बिंदु पर वह विराम में आती है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मापिए। इसे मापने के लिए आप किसी पैमाने अथवा मापक फीते का उपयोग कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को विभिन्न समूह में बारी बारी से दोहराइए तथा सभी का क्या है, क्या आप अपने चलने अथवा साइकिल चलाने की चाल की तुलना में मित्र की चाल से करना चाहेंगे। इसके लिए आपको अपने घर अथवा किसी अन्य बिंदु से अपने विद्यालय की दूरी जानने की आवश्यकता होगी। अब आप इस दूरी को तय करने में लगे समय को मापकर एक दूसरे की चाल का पता लगा सकते हैं। यह जानना आपके लिए रोचक हो सकता है कि आप में से किसी चाल सबसे अधिक है। जो हमको यहाँ पर सारणी में कुछ जीवों की चाल का बताया गया है। आप स्वयं इनकी चाल को मीटर प्रति सेकंड में परिकलित कर सकते हैं। उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में प्रमोचित छोड़ना करने वाली रॉकेट प्रिया 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तक की चाल प्राप्त कर सकते हैं। इसके विपरीत कछुआ केवल 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड लगभग की चाल से चल सकता है। क्या आप यह परिकलित कर सकते हैं कि कछुए की तुलना में रॉकेट की चाल कितनी गुनी है। यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब हमको यहाँ पर दे रखा है सामान्यता। उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे कम समय अंतराल 1 सेकेंड है। तथापि अब ऐसी विशिष्ट घड़ियाँ उपलब्ध है जो 1 सेकेंड से छोटे समय अंतरालों को भी माप सकती है। इनमें से कुछ घड़ियां 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग और यहाँ तक कि 1 अरबवें भाग तक के समय अंतराल माप सकती है। आपने माइक्रो सेकंड तथा नैनो सेकंड जैसे शब्द सुने होंगे। एक माइक्रो सेकंड का 10 लाखवां भाग होता है। एक नैनो सेकंड का 1 अरबवां भाग होता है। किसका? सेकंड का। इतने छोटे समय अंतरालों को जो घड़ियां मापती है उनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए इतने छोटे समय अंतरालों को घड़ियां मापती है उनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। खेलों में जिन समय मापने की युक्तियों का उपयोग होता है वे सेकंड के 10वें अथवा 100वें भाग तक के समय अंतराल माप सकती है। इसके विपरीत ऐतिहासिक घटनाओं के समयों को शताब्दियों अथवा सहस्राब्दियों में व्यक्त किया जाता था। तारों तथा ग्रहों की आयु को प्रिया अरबों वर्ष में व्यक्त करते हैं। क्या आप उन काल अंतरालों के परास की कल्पना कर सकते हैं जिनसे हमें व्यवहार करना पड़ता है। अब हम यहाँ पर हमको ये सारणी दे रखी है, वस्तु का नाम, चाल और उसकी चाल प्रति सेकंड और चाल यहाँ पर किलोमीटर प्रति आवर्स। बाघ, चीता, ब्लू फिश, खरगोश, गिलहरी, घरेलू चूहा, मानव, भीमकाय और कछुआ और घोंगा, ये सारे हमको यहाँ पर वस्तु के नाम दे रखे। ज्ञात कर सकते हैं कि आपको केवल चाल को समय से गुणा ही करना होगा। इस प्रकार चली गई दूरी चाल गुणित समय। आप यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु की दूरी को कितने समय में तय करेगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं समय क्या होता है? दूरी बटे चाल।
आपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिलों पर 1 मीटर लगा हुआ देखा होगा। इसी प्रकार कारों, बसों तथा अन्य वाहनों के डैशबोर्डों पर भी मीटर देखे जा सकते हैं। किसी कार का डैशबोर्ड दर्शाया गया है। ध्यान दीजिए, इनमें से किसी एक मीटर के कोने पर किलोमीटर प्रति आवर्स लिखा होता है। इसे चाल मापी कहा जाता है या फिर स्पीडोमीटर भी कहते हैं। इससे सीधे ही हम किलोमीटर प्रति आवर्स में चाल ज्ञात हो जाती है। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इस मीटर को पथमापी ओडोमीटर कहते हैं। यहाँ हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये हमारे यहाँ पर कार का डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है हमको, जो क्या बताता है हमको यहाँ पर चाल और उसका किलोमीटर प्रति आवर्स। विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय पहेली ने यह निश्चय किया कि वह यात्रा समय होने तक 30 मिनट के पश्चात बस के पथमापी का पाठ्यांक अपनी पुस्तक में लिखेगी। इसके पश्चात उसने अपनी जो सारणी है यहाँ पर उसमें लिखा है यात्रा के विभिन्न समयों में पथमापी के पाठ्यांक, समय, पथमापी और आरंभिक बिंदु। अब हम यहाँ पर देखते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि पिकनिक स्थल विद्यालय से कितनी दूर था? क्या आप बस की चाल परिकलित कर सकते हैं? सारणी को देखकर बूझों ने पहेली को चिढ़ाया और पूछा कि क्या वह बता सकती है कि 9:45 तक उसकी बस ने कितनी दूरी तय कर ली थी। पहेली के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। वे अपने शिक्षक के पास गए। शिक्षक ने उससे कहा कि इस समस्या को हल करने का एक ढंग यह है कि हम दूरी समय ग्राफ खींचें। आइए पता लगाइए कि इस प्रकार का ग्राफ कैसे खींचा जा सकता है। दूरी समय का ग्राफ। आप यह देखा होगा कि समय, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के ग्राफों के रूप में प्रस्तुत करती है। दर्शाए गए ग्राफ के प्रकार को स्तंभ ग्राफ कहते हैं। ग्राफी निरूपण का एक अन्य प्रकार वृत्तारेख या पाई चित्र है। हमको ये दिखाया गया है यहाँ पर, हमारा ये क्या एक ग्राफ है कि यहाँ पर किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बने रनों को दर्शाता है। ये हमारा स्तंभ ग्राफ है। और ये हमारा कैसा ग्राफ है, वायु का संगठन दर्शाने वाला वृत्तारेखा ग्राफ है यहाँ पर हमारा, कि वायु का कैसा ग्राफ होता है। दर्शाया गया ग्राफ रेखा ग्राफ का उदाहरण है। दूरी समय ग्राफ को सामान्यतः रेखा द्वारा निरूपित किया जाता है। अब हमको यहाँ पर ये एक ग्राफ दे रखा है। ये क्या है, किसी बच्चे की आयु व भार को दर्शाता हुआ ग्राफ, कि जब जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है उसका भार कितना बढ़ जाता है। जब वो 2 वर्ष का था तो उसका भार कितना था, 10 किलो था। फिर वो ऐसे ऐसे बढ़ता गया धीरे धीरे, और जब वो 22 वर्ष का हो गया तो उसका भार यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर उसका भार हो गया लगभग 65 या 67 किलो हो चुका है। यहाँ पर हम इस ग्राफ के द्वारा बता सकते हैं। आइए इस प्रकार का ग्राफ बनाना सीखें। एक ग्राफ पेपर लीजिए। चित्र में दर्शाए अनुसार इस पर एक दूसरे के लंबवत 2 रेखाएं खींचिए। क्षैतिज रेखा पर x और x अंकित कीजिए, इसे एक अक्ष कहते हैं। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा पर y और y अंकित कीजिए, इसे y अक्ष कहते हैं। x और x तथा y और y का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु O कहलाता है। जिन 2 राशियों के बीच ग्राफ खींचा जाता है उन्हें इन्हीं 2 अक्षों के अनुदिश दर्शाया जाता है। हम x अक्ष पर धनात्मक मानों को OX के अनुदिश दर्शाते। इसी प्रकार y अक्ष पर धनात्मक मानों को OI के अनुदिश दर्शाते। इस अध्याय में हम केवल राशियों को धनात्मक मानों पर ही विचार कर लेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर दर्शाए गए केवल छायांकित भाग का ही उपयोग करेंगे। जैसे कि हमको यहाँ पर दिखाया गया है ग्राफ पेपर से x तथा y का अक्ष हमको क्या दिखाई दे रहा है, x अक्ष है, y अक्ष है, यहाँ पर हमको दिखाया गया है। बूझो तथा पहेली ने किसी कार द्वारा चली गई दूरी तथा दूरी तय को करने में लगा समय पता लगा लिया है। तो उन्होंने कैसे पता लगाया, यहाँ पर उन्होंने ग्राफ की सहायता से पता लगाया है। समय सारणी यहाँ पर क्या दे रखा है, समय और दूरी बताई गई है हमको। आप नीचे दिए गए चरणों को अपनाकर ग्राफ बना सकते हैं। 2 अक्षों को निरूपित करने के लिए 2 लंबवत रेखाएं खींचिए के अनुसार OX तथा OY अंकित कीजिए। यह निश्चित कीजिए कि एक अक्ष के अनुदिश किस राशि को दर्शाना है तथा y अक्ष के अनुदिश किस राशि को दर्शाना है। एक अक्ष के अनुदिश समय और y अक्ष के अनुदिश दूरी दर्शाइए। अब ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए कोई पैमाना चुनिए। समय के निरूपण के लिए कोई अन्य पैमाना चुनिए। कार की गति के लिए पैमाने इस प्रकार हो सकते हैं। समय 1 मिनट और 1 सेंटीमीटर, दूरी 1 किलोमीटर और 1 सेंटीमीटर। चुने गए पैमाने के अनुसार समय तथा दूरी के मापों को अपने अपने अक्षों पर अंकित कर सकते हैं। कार की गति के लिए समय को अक्ष पर मूल बिंदु से 1 मीटर 2 मीटर द्वारा अंकित कीजिए। इसी प्रकार दूरी को 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर अक्ष पर अंकित कीजिए।
अब आपको दूरी तथा समय के मानों के प्रत्येक समुच्चय को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए उस बिंदु को अंकित करने हैं, जैसे कि हमको यहाँ पर दिखाया गया है। क्रम एक संख्या एक प्रेक्षण में यह दर्शाया गया है कि वह समय 0 मिनट सभी पर चली गई दूरी 0 है। मानों के इस समुच्चय की ग्राफ पेपर पर स्थिति मूल बिंदु पर है। 1 मिनट के पश्चात कान ने 1 किलोमीटर दूरी चली है। मानों के इस समुच्चय को अंकित करने के लिए एक अक्ष पर 1 मिनट को निरूपित करने वाले बिंदु को देखिए। इस बिंदु पर y अक्ष के समांतर रेखा खींचिए। इसके पश्चात y अक्ष पर 1 किलोमीटर दूरी के संगत बिंदु एक अक्ष के समांतर रेखा खींचिए। वह बिंदु जिस पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है ग्राफ पेपर पर इन मानों की समुच्चय को निरूपित करता है। इसी प्रकार ग्राफ पेपर पर मानों की विभिन्न समुच्चय को तदनुरूपित बिंदु को अंकित कीजिए। विभिन्न समयों पर कार की स्थितियों के सभी बिंदुओं के समुच्चय को ग्राफ पर दर्शाया गया है। अब हमको यहाँ पर चित्र 13.12 में दर्शाए अनुसार इन बिंदुओं को मिलाइए। इन बिंदुओं को मिलाने पर सरल रेखा प्राप्त होती। इस कार की गति दूरी समय ग्राफ है। यदि दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है तो यह संकेत करता है कि वस्तु किसी चाल से गति कर रही है, परंतु यदि किसी वस्तु की चाल लगातार परिवर्तित होती रहे तो ग्राफ की आकृति कुछ हो सकती है। व्यापक रूप से पैमाने का चयन इतना सरल नहीं होता जितना उपरोक्त उदाहरण में दर्शाया गया है। हमें एक अक्ष y अक्ष पर वांछित राशियों को निरूपित करने के लिए दो विभिन्न पैमानों का चयन करना पड़ सकता है। आइए इस प्रक्रिया को एक उदाहरण की सहायता से समझते। ये हमारा यहाँ पर ग्राफ है, हमको क्या दर्शा रहा है, यहाँ पर दूरी बता रहा है, और ये क्या दर्शा रहा है हमको, समय। आइए फिर हम क्या करेंगे, उसी बस की गति पर विचार करते हैं जिसके द्वारा पहेली और उसके मित्र पिकनिक पर गए थे। बस द्वारा तय की गई दूरी तथा लिए गए समय सारणी को यहाँ पर दर्शाए गए हैं। बस द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी, 80 किलोमीटर थी। यदि हम केवल 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर पैमाना चुनने का निश्चय करें तो हम केवल 80 सेंटीमीटर का अक्ष खींचना होगा, जो कागज की शीट पर संभव नहीं है। इसके विपरीत 10 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर का पैमाना चुनने पर हमें केवल 8 सेंटीमीटर लंबाई के अक्ष की आवश्यकता होगी। यह पैमाना काफ़ी सुविधाजनक होगा, परंतु यह ग्राफ पेपर के एक छोटे भाग को ही ढकेगा। ग्राफ खींचने के लिए पैमाने का चयन करते समय बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो इस प्रकार है। प्रत्येक राशि के अधिकतम और न्यूनतम मानों को बीच अंतर बताते हैं। प्रत्येक राशि के मध्यवर्ती मान, ताकि उन समानों को ग्राफ पर चुने गए पैमानों के आधार पर अंकित करना सुविधाजनक हो। जिस पेपर पर ग्राफ खींचना हो उसके अधिकतम भाग का उपयोग करना। मान लीजिए हमारे पास 25 सेंटीमीटर आम माप का एक ग्राफ पेपर है। ऊपर दी गई शर्तों को पूरा करने तथा सारणी के आंकड़ों में समायोजित कर सकने के लिए एक पैमाना इस प्रकार हो सकता है। दूरी हमको यहाँ पर दे रखी है 5 किलोमीटर और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। समय हमको दे रखा है 6 मिनट और 1 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमको एक ये ग्राफ दर्शाया गया, बस की गति को दर्शाता हो ग्राफ। दूरी यहाँ पर हमको दर्शाई गई और यहाँ पर क्या दर्शाया गया है, समय। हमको यहाँ पर जैसे कि दिखाई दे रहा है 8:30 बजे यहाँ पर कितनी दूरी हो गई हमारी, यहाँ पर 20 किलोमीटर दूरी हो गई। मतलब आधे घंटे में उसने कितनी दूरी तय कर ली है, 20 किलोमीटर। क्या अब आप बस की गति के लिए दूरी समय ग्राफ खींच सकते हैं? क्या आपके द्वारा खींचा गया ग्राफ में दर्शाए गए ग्राफ के समरूप है? यदि सारणी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से तुलना करें तो दूरी समय ग्राफ हमें गति के बारे में विविध प्रकार की जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए सारणी में हमें केवल कुछ निश्चित समय अंतरालों पर ही बस द्वारा तय की गई दूरी के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि अब हमको यहाँ पर दिखाया गया है। इसके विपरीत हम क्या कर सकते हैं, दूरी समय ग्राफ से हमें यह सहायता मिलती है कि क्षण पर बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा यहाँ पर कितना हो रहा है, 8:15 AM पर बस द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना चाहते हैं। इसके लिए हम एक अक्ष तथा y समय संगत बिंदु अंकित कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर 8:15 पे कितनी दूरी तय की, उसने 10 किलोमीटर तय की है। मान लीजिए वह बिंदु ए है। अब हम बिंदु ए पर x अक्ष के लंबवत अपना ग्राफ y अक्ष के अंतर एक रेखा खींचते हैं। फिर हम ग्राफ के जिस बिंदु T पर यह लंबवत रेखा ग्राफ को काटती है उस बिंदु पर चिन्ह लगाते हैं। इसके पश्चात हम T से होकर जाने वाली एक अक्ष के समांतर, जो हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, रेखा खींचते हैं। यह y अक्ष को बिंदु B पर काटती है। y अक्ष पर बिंदु B के संगत OB हमें 8:15 AM पर बस द्वारा
किलोमीटर में तय की गई दूरी प्रदान करती है। यह दूरी किलोमीटर में कितनी है? क्या आप 9:45 AM पर बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने में पहेली की सहायता कर सकते हैं? क्या आप दूरी समय ग्राफ से बस की चाल भी ज्ञात कर सकते हैं? जैसे कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कितना, 8:45 पर। तो 8:45 पर हम यहाँ पर क्या बता सकते हैं कि उसकी 8:45 पर उसने कितनी दूरी तय की होगी। तो 8:45 पर कितनी दूरी, उसको यहाँ पर 8:45 पर कितना समय लगा होगा, यहाँ पर उसने 70 किलोमीटर दूरी तय की है। अब हम उसकी चाल भी यहाँ पर बता सकते हैं। बस की गति और दूरी का, अब हमको यहाँ पर दूरी बताई गई है और यहाँ पर क्या बताया गया है, समय बताया गया है। अब हम यहाँ पर हमने जो कुछ प्रमुख शब्द देखे, जैसे रेखा ग्राफ, ग्राफ, असमान गति, दोलन, सरल लोलक, चाल, आवर्तकाल, एक समान गति और समय का मात्रक, इन शब्दों के अर्थ हमने काफ़ी अच्छे से समझ लिए इस चैप्टर में। अब हम यहाँ पर देखते हैं आपने क्या सीखा। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। वस्तु की चाल यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरों से तेज चल रहा है। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी के चलने में लिए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। आवर्ती घटनाओं का उपयोग करने के लिए हम समय मापन में किया जाता है। लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों के बनाने में होता रहता है। वस्तु की गति को उनकी दूरी, समय, ग्राफ तथा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी, समय, ग्राफ एक सरल रेखा होता है। अब हमको यहाँ अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर आज का हमारा चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।